विश्व की महान नारियां। नारी जागरण की अग्रदूत श्रीमती मोतोको हानी 75 वर्ष के आतप और शीत ने उस ठिगनी सी महिला के शरीर को तने हुए धनुष सा झुका दिया है, किंतु उसकी उमंगें, उसका क्रांतिकारी व्यक्तित्व ज्यों का त्यों उत्तुंग शिखर की सी दृढ़ता लिए सीना ताने खड़ा है। सत्य तथा लोकहित का पक्ष लेकर जीवन भर संघर्ष करना, यही उसके जीवन का परिचय कहा जा सकता है। इस छोटे से शरीर में क्रांति का वह ज्वालामुखी समाया हुआ है जिसने जापान में नारी स्वातंत्र्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का बीड़ा उठाने का साहस किया। उनके जियू गाकुइन स्वतंत्रता विद्यालय को जापान के शिक्षा बोर्ड ने आज तक मान्यता नहीं दी है। बोर्ड ने उनके विद्यालय का नामो निशान मिटा देने की धमकियां भी दी, परंतु वह उनके आगे झुकी नहीं, वरन अडिग चट्टान सी खड़ी रहीं। अब वह अपना स्वतंत्र कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने जा रही हैं। वह तेजस्वी महिला हैं श्रीमती मोतोको हानी। उनके विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में अधिकांश कियां हैं। ये विद्यार्थी यहाँ पुस्तकीय ज्ञान की परिधि में बंधे कूपमंडूक नहीं बनाए जाते, वरन उनमें अपने व्यक्तित्व के विकास की, भावी जीवन की समृद्धि तथा सार्थकता की पूरी सामर्थ्य विकसित की जाती है। ये जापान में अपने ढंग का अनोखा लोकप्रिय विद्यालय है। रूढ़ियों के मोटे मोटे रिस्सों से जकड़े जापान में ये स्कूल राजनीतिक क्रांति से, विप्लव से कम अहमियत नहीं रखता। मोतोको बचपन से ही व्यक्ति तथा समाज की प्रगति में बाधक रूढ़ियों से टकराने, उन्हें तोड़ने में एक अनोखा आत्मसुख पाती थीं। ये दैवी प्रेरणा तथा सामर्थ्य उनके अंतःकरण की आवाज बनकर उन्हें महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए विवश करती रही थी। मोतोको का जन्म एक साधारण जापानी परिवार में हुआ था। उस समय जापान में महिलाओं की दशा बहुत दयनीय थी। वे हर क्षेत्र में पुरुष से नीची मानी जाती थीं। उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था। नारियों का क्षेत्र घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गया था। सामाजिक क्षेत्र तो उनके लिए लगभग अवरुद्ध ही था। अपने गांव की वह प्रथम महिला थी जिसने टोक्यो देखा था। बचपन में वह रिक्शे पर बैठकर 14 दिन के लिए टोक्यो की यात्रा पर निकली थी। वह प्रथम बालिका थी जिसने प्राथमिक शिक्षा पूरी करके हाईस्कूल में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया था। हाईस्कूल के अध्यापकगण अकेली लड़की को प्रविष्ट होते देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। मैट्रिक पास करने के बाद वह एक पाठशाला में अध्यापिका बन गई। अध्यापिका बनकर ही वह संतुष्ट नहीं हो सकती थी। वह अपने देश की नारी में वह साहस उत्पन्न करना चाहती थी कि वह पुरुषों से अपना हक मांगे, समानता का स्थान प्राप्त करे। उसके लिए अध्यापिका बनकर रह जाना पर्याप्त नहीं था। वह ऐसे अवसर की खोज में रहने लगी जब उसके विचार देश के चोटी के समाचार पत्रों में प्रकाशित हों तथा कागज के वाहनों पर बैठकर वह घर घर जाए, प्रत्येक महिला के मन में सिकुड़े सिमटे लजाकर बैठे आत्मविश्वास को जगाए। वह अपने विचारों के माध्यम से प्रत्येक पुरुष के हृदय द्वार को खटखटाए तथा उससे पूछे कि अपनी अर्धांगिनी को इस प्रकार पददलित करके उसे कौन सा सुख मिल रहा है। वह अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारने की यह मूर्खता क्यों कर रहा है। वह नित्य अपने स्कूल पढ़ाने के लिए जौटी तो एक समाचार पत्र के कार्यालय को देखकर उसकी श्वेत आंखों में आकांक्षाओं के लाल डोरे उभर आते, उनमें भावी जीवन के सुनहरे रेखाचित्र बनने लगते। ये कार्यालय जापान के प्रमुख समाचार पत्र होची का प्रधान कार्यालय था। उसके चलते हुए कदम कुछ क्षणों को वहां ठहर जाते। ऐसा लगता अभी भीतर से कोई दौड़कर उसे बुलाएगा तथा उससे इस पत्र की स्तंभ लेखिका बनने का अनुरोध करेगा। सचमुच एक दिन वह आमंत्रण उसे मिला, किंतु स्तंभ लेखिका बनने के लिए नहीं, प्रूफ रीडर बनने के लिए। अवसर मनुष्य के सामने हाथ फैलाए स्वागत करने नहीं आता, वरन मनुष्य को सजग होकर उछलती गेंद की तरह अवसर को लपक लेना पड़ता है। जो गाफिल रहते हैं वे भाग्य का रोना रोते रहते हैं, किंतु दोष भाग्य का नहीं, उनका अपना होता है। वह गाफिल नहीं थी। समाचार पत्र में आवश्यकता की सूचना पढ़ते ही उसने आवेदन किया। साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, योग्यता को परखा गया। वह अन्य प्रतियोगियों को पीछे धकेलकर अपनी योग्यता के बल पर चुन ली गई। प्रूफ रीडर बनना मोतोको की प्रगति का प्रथम सोपान था। अब उसने अपना सुदृढ़ चरण दूसरे सोपान पर रखा। अपनी एक सुंदर रचना उसने संपादक की टेबल पर रखी। संपादक ने पढ़ी तो प्रवाहमय भाषा, सजीव चित्रण तथा मार्मिकता के इस अनूठे संगम को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ।
भागता हुआ उसके पास आया और रचना को दिखाते हुए पूछा, ये किसने लिखी? मैंने। ये तो बड़ी सुंदर है। उसी दिन से वह जापान के सर्वश्रेष्ठ पत्र की स्तंभ की लेखिका बना दी गई। यही उसका संपर्क एक युवक से हुआ। वह भी उसी पत्र के संपादन विभाग से संबंधित था। नाम था योशी जाको। अब तो वह भी संपादन विभाग में ही थी। वह अब जापान के सभी वर्गों की महिलाओं से साक्षात्कार करके उसकी भावनाओं, उनके विचारों को अपने पत्र में प्रकाशित करती थी। अब तक परंपरा के अनुसार माता पिता अपनी कन्या के लिए वर का चयन करते थे। मोतोको ने इस परंपरा को तोड़ते हुए एक दिन योशी जाकू से विवाह कर लिया। इस विवाह का आधार उनके विचारों का साम्य था। दोनों ही सामाजिक क्रांति करना चाहते थे। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। किंतु मोतोको और योशी जाकू तो अकेले ही 11,000 के बराबर थे। दोनों के मिलन ने उस दावानल का सूत्रपात किया जिसने जापानी नारी को बांधकर रखने वाले मोटे रस्सों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। होची के संपादन विभाग में काम करते हुए वे खुले रूप से अपने विचारों को जनता के सामने नहीं रख सकते थे। उन्हें पत्र की नीति के दायरों में रहकर लिखना पड़ता था। उन दोनों ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए अपना पृथक पत्र निकालने की जोखिम मोल ली तथा फुजिन नो टोमो महिला साथी नामक अखबार निकाला। उनके पास साधन तो सीमित थे किंतु उनका अपना श्रम, मेधा तथा साहस उस कमी को पूरा कर देता था। वे स्वयं समाचार बनाते, लेख लिखते, कंपोज करते, प्रूफ पते छापते, ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते, यहाँ तक कि कार्यालय में झाड़ू भी वे ही लगाते थे। उनका ये परिश्रम रंग लाया तथा 1 वर्ष में ही इस पत्र के 1 लाख ग्राहक हो गए। समाचार पत्र समृद्ध हो गया। उन्होंने अपने सहकर्मियों की नियुक्तियां भी कर लीं। इस दंपत्ति के एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन बालकों को अपने माता पिता के गुण पैतृक संपदा की तरह मिले थे। ये स्कूलों में पढ़ने जाते तो वहाँ की बातें घर आकर बताया करते थे। स्कूलों की पढ़ाई एक धर्रे पर चलती थी। बच्चों को कोरा पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। ये सब मोतोको के लिए असह्य था। वह अपने पति से इस धरे के विपरीत ऐसा स्कूल खोलने के विषय में विचार करने लगी जिनमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रबंध हो। इनके इस विचार विनिमय को बच्चे सुना करते थे। एक दिन नन्ही की तो उनकी पुत्री अपने माता पिता के इस निश्चय की सूचना अपने सहपाठियों तथा अध्यापकों के सामने खुलकर कह आई, हम तो लड़कियों के सार्वजनिक हाई स्कूल में प्रवेश नहीं लेंगे। हमारे पिताजी तथा माताजी हमारे लिए अपना अलग स्कूल खोल रहे हैं। उनमें इन स्कूलों की तरह की पढ़ाई थोड़ी ही होगी। वहाँ बच्चों को रट्टू और दब्बू नहीं बनाया जाएगा। कीतो की यह घोषणा निरर्थक नहीं गई। अगले वर्ष ही हानी दंपत्ति ने टोक्यो में अपना स्वतंत्र विद्यालय खोल दिया। इस विद्यालय के खुलने की सूचना, उसका प्रयोजन तथा प्रणाली का विवरण उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। पहले वर्ष इसमें 26 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रति वर्ष ये संख्या बढ़ती ही गई। इस विद्यालय की पद्धति जापान के प्रचलित स्कूलों से सर्वथा भिन्न थी। बच्चों पर एक सी पोशाक तथा अनावश्यक अनुशासन का भार नहीं लादा गया। उन्हें साक्षर तथा शिक्षित बनाने के साथ साथ जीवन जीने की कला तथा मानव जीवन के उद्देश्य की शिक्षा भी दी जाती थी। इसमें पढ़ने वाली अधिकांश लड़कियां ही थीं। ये लड़कियां अपने कपड़े धोने, शरीर की स्वच्छता से लेकर घर के रख रखाव की पूरी जानकारी प्रयोगात्मक रूप से पाती थीं। गणित तथा हिसाब किताब का ज्ञान बाजार से खरीदारी करवा के सिखाया जाता था। व्यावसायिक तथा स्वावलंबन की शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चों में स्वविवेक उत्पन्न हो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अध्यापकों का चुनाव श्रीमती हानी ने डिग्रियां देखकर नहीं उनकी योग्यता देखकर किया था। प्रत्येक जापानी स्कूल में उस समय राजा का चित्र लगा रहता था तथा उसके नीचे राजा के दीर्घायु होने तथा प्रजा को उसका वफादार रहने की सीख लिखी रहती थी। यही स्कूल ऐसा था जिसने इस परंपरा को तोड़ा था। यहाँ के बालकों ने जो कार्य किए वे बड़े ही चौंका देने वाले हैं। उन्होंने अपना सहकारी उद्योग खोल लिया है। उसके लिए उन्होंने टोक्यो के सबसे बड़े थिएटर में हैमलेट नामक प्रसिद्ध नाटक का प्रदर्शन करके धन एकत्रित किया। इस क्रांतिकारी स्कूल को शिक्षा बोर्ड ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। छात्रों के अभिभावक घबराए कि उनके बालकों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा।
उन्हें आगे नौकरियों में स्थान नहीं मिलेगा। कुछ ने तो अपने बालकों को स्कूल से निकाल भी लिया, किंतु उस स्कूल के बच्चों की प्रगति को देखते हुए इसके छात्रों की संख्या बढ़ती ही गई। 1935 में इस विद्यालय ने टोक्यो में 25 एकड़ का खेत अपने विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कृषि सिखाने के लिए खरीदा। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी की आवश्यकता ही नहीं रही। उन्होंने पढ़ते हुए ही स्वावलंबी बनकर अपना सहकारी औद्योगिक संस्थान बना लिया। यही नहीं, उन्होंने लोक शिक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। समय समय पर यह विद्यालय प्रदर्शनियां लगाकर जन शिक्षण करता, जिसके विषय होते अपने घर कैसे बनाओ, बच्चों को कैसे पालो, उनसे कैसा व्यवहार करो, आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, देश की प्रगति में सहायक कैसे बने आदि। सन 1945 में इस विद्यालय ने 170 एकड़ का अपना नया फार्म खरीदा है। इस विद्यालय को अभूतपूर्व सफलता मिली है। ये वस्तुतः हानी दंपत्ति की सफलता है। शिक्षा बोर्ड ने इसे मान्यता नहीं दी, वरन उसके अधिकारियों ने श्रीमती हानी को अपने स्कूल के नाम से स्वतंत्रता शब्द हटाने को विवश किया, पर उन्होंने मना करते हुए कहा कि इसे हटा देने से तो हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कितनी ही धमकियों के बावजूद वे उनके सामने झुकी नहीं। 75 वर्ष की आयु में भी वो अन्य जवान अध्यापकों से दुगुना काम करती हैं। उनके बच्चे भी अब उसी स्कूल में अध्यापक हैं। जापान के महिला समाज के उत्थान के लिए इस प्राणवान महिला ने जो काम किया है वह अनुपम है। हमारे देश में भी नारी उत्थान के लिए ऐसा ही साहस जुटाने की आवश्यकता है।